बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, कॉफ़ी कास्ट सीरीज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लाम के बुनियादी रुकन हज के हवाले से है। आज कल और बल्कि हमेशा से ही तमाम मुसलमानों की ये दिली ख्वाहिश रही है कि वो ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा हज ज़रूर करें। और हज जो है वो आजकल ज़्यादा मौज़ूए बहस इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान भी कर दिया है और इस हवाले से पॉलिसी वज़ा की जा चुकी है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें अल्लाह ने ये तौफ़ीक दी है कि वो सन 2000 से लेकर गुज़िश्ता साल तक हर साल हज करते रहे हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू आज होंगे प्रोग्राम में अलहाज चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब। मैं आपको वेलकम कहता हूँ जी प्रोग्राम में। चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हज पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या वजह है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलमिया हमारे मुल्क का कि हमारे दोस्त पड़ोस मुल्क हिंदुस्तान में, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे वो सारी कापीस मेरे घर में जो अखबार की कटिंग है वो पड़ी हुई है कि मनमोहन सिंह ने मीटिंग बुलाई अपने जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी और प्लस एयरलाइन ग्रुप की। उसने हदायत की एयरलाइन को भी कि यार ये हाजी जो जा रहे हैं हिंदुस्तान से, ये अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए जाते हैं, तो इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करो, सस्ता करो। अभी मैं रिसेंटली हज उम्रे पे लोग भेज रहा हूँ, 2,10,000 रुपया हम रिहाश भी दे रहे हैं, भाई ये टिकट भी दे रहे हैं, वीज़ा भी दे रहे हैं। तो हज में इतनी इजाफी चीज़ कौन सी है जो इतने पैसे बढ़ा दिए? उम्रा अगर 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक बहुत अच्छा उम्रा हो रहा है 5 स्टार होटल के साथ, तो हज क्यों नहीं हो रहा? हज पे चले, अगर आपके कोई इजाफी खर्चे होते हैं कितने हो जाएंगे? अगर 3 लाख का उम्र, 2.5 लाख का उम्र है, 3.5 लाख कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लोगों के लिए सहूलत पैदा करो। आप कौन सी ऐसी इजाफी चीज़ दे रहे हैं कि जो 12-12 लाख रुपया, 11-11 लाख, अभी जो रिसेंटली हुआ है अनाउंसमेंट, वो 10,65,000 रुपया अनाउंस किया है। भाई इतनी अमाउंट क्यों रखी गई है? मुझे याद पड़ता है कि मैं 2010 की 11 की बात है, मैं प्राइवेट तौर पे जा रहा था हज के लिए, तो मेरी 7वीं सीट पे, जहाज़ एक ही है, सीटें भी सेम है, 7वीं सीट पे बंदा बैठा हो, तो मेरे जेहन में सवाल आया कि यार मैंने इहराम बांधा, तुमने क्यों नहीं बांधा? वो कहता है जी आप हज पे जा रहे हैं, तो मैं मुलाजिम हूँ वहाँ, मैं जॉब करने के लिए मैं जा रहा हूँ, नौकरी। अच्छा, मेरे पास जो वीज़ा है वो जो काम करने वाले वीज़ा, जी, वर्क परमिट है जी, जो मेरे पास वर्क वीज़ा है, आपके पास हज वीज़ा है। तो मैंने कहा कि वर्क वीज़ा के लिए तो आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी टिकट कितने की है? उसने कहा जी मैंने टिकट 65,000 रुपये की दी है। मैंने कहा मैंने 1.5 लाख रुपए की दी है। अच्छा, हाँ जी, जो वर्क के लिए जा रहा है उसकी टिकट आधी है, आधी से भी कम, और जो हज के लिए जा रहा है उससे ज्यादा वसूल है, हालांकि वो एक बुनियादी रुकन है इस्लाम का और वो उसके फरीजे के लिए जा रहा है, उसको कम करनी चाहिए आपको, टिकट महंगी ले रहे हैं। मैं मजहबी फरीजा अदा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए की टिकट ली है, सीटें भी सेम है, मेरे साथ वो बैठा वो वर्क वीजे पे जा रहा है, उसने 65,000 रुपये की ली है, उसने जदे उतरना है और अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में जहाँ भी काम करता है वहाँ चले जाना है, तो मैंने हरम जाना है। तो ये ऐसा सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? इंडोनेशिया के लोग आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, हमारे पड़ोस मुल्क हिंदुस्तान से लोग आते हैं, वो हमसे जब मिलते हैं तो हमें पूछते हैं कि जी आपने हज के लिए कितने पैसे जमा कराए? हम कहते हैं 10 लाख रुपये। उनका मुंह खुल जाता है, कहते हैं यार 10 लाख तो देकर हम पूरी परिवार, यानी कि हम पूरी फैमिली आए हैं, हमारा परिवार 10 लाख रुपये में देकर आए हैं, हमने 3 लाख और समथिंग को पैसे दिए हैं, और विद खाना। उस वक्त खाना पहले नहीं मिलता था, खाना तो ये 2-3 साल से शुरू हुआ है, तो खाना इंसान कितना कुछ खा लेगा। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि लोग मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए जाते हैं, इनके साथ ऐसा सलूक ना करें, इनके साथ प्यार मोहब्बत करें। एयरलाइनें अपनी पाकिस्तान की एयरलाइन है, PIA और आजकल तो माशाल्लाह बेशुमार एयरलाइनें पाकिस्तान की आ गई हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करें कि भाई हाजियों को सहूलत देनी है, हाजियों को अकोमोडेट करना है, आप ही को थोड़ा सा लचक रखें, हम भी उसमें करते हैं। तो 4 लाख में 5 लाख में हज हो, हर आदमी जाके अपना मजहबी फरीज़ा अदा करे और वापस आ जाए। सही, ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा सुनने में ये आ रहा है कि पॉलिसी के मुताबिक 1,80,000 कमोबेश अफराद जो है वो हज का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। ये कोटा सऊदी से मिला पाकिस्तान को जी। तो इसमें जो है कोटा 50% प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया गया और 50% जो है वो गवर्नमेंट का है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 100% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रैशें होती हैं उन पर ट्रांसपोर्ट होती है। जो प्राइवेट लोग हैं, अगर गवर्नमेंट ने 10,65,000 रखा हुआ है, तो कोई टूर ऑपरेटर ऐसा नहीं होगा जो 12 से कम होगा।
मिनिमम 12 हो गए, 12 से ऊपर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 तक जाएगा। अच्छा। 20 लाख रुपए तक हज जाएगा। बड़ी बड़ी अजीब सी बात है। तो प्राइवेट लोग तो उसमें अपनी कमीशनें ज़्यादा रखते हैं, आगे भी उन्हें देनी होती है, वहाँ भी जाके देनी होती है, तो लोगों को परेशान भी करते हैं। जो सरकारी तौर पर मैंने हज किए हैं, एक बिल्डिंग है सरकारी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ खाना भी टाइम से पहुँच रहा है, वो ट्रांसपोर्ट भी हमें मिल रही है, हमें कोई परेशानी कोई नहीं। तो प्राइवेट तौर पे पता चला कि उन्होंने एक बिल्डिंग अजीजिया में हज से पहले ली है, जब हज गुजर जाएगा तो फिर हरम के पास मक्का में ले लेंगे बिल्डिंग, तो हाजियों को मूव भी करते रहेंगे। भाई पहले बिल्डिंग वो थी, अभी हज गुजर गया, अब बिल्डिंगें सस्ती हो गई हैं, वो पीक सीजन था वो ख़त्म हो गया, तो बेशुमार यूरोप से लोग आते हैं और मुल्कों से लोग आते हैं, वो थोड़े अरसे के लिए आते हैं, बिल्डिंगें खाली हो जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं उन्हें, फिर वो कहते हैं जी आओ जी मूव करें, हम आपको हरम के पास ले चलते हैं। यार चंद दिनों के लिए हरम के पास क्या, वहाँ अभी हमने सेटिंग की है, चारपाई पे अपना सामान रखा है, नमाज के लिए गए हैं, अपना साजो सामान, दाढ़ी का, नहाने का, पहनने का, कपड़े, हर चीज़ हमने सेटिंग कर ली है। तो 2 दिन के बाद हमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर कहता है कि चलें जी आप अभी मक्का आपको लेकर चलेंगे। फिर सारा सामान क्लोज किया, जिपे खींची, बस पे बैठे, फिर चले गए वहाँ गए, तो चलो जी अब 2 दिन के बाद अभी मदीना आपको लेकर चलते हैं, मदीना चले गए। वो इसी तरह वो 440 है। लेकिन सरकारी तौर पे ये होता है कि वो उनकी कंफर्म बिल्डिंगें होती हैं, जो भी होगी हज से ले, जब बंदा जाएगा वहाँ से लेकर हज तक वही बिल्डिंग होगी, वो मूवेबल नहीं होगी। तो मदीना से ले जाएंगे, इस तरह वो सारे उनका जो मामला है वो बेहतर है। लेकिन हाजियों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए सहूलत पैदा करें, जो वहाँ हाजी ख़राब होते हैं ये ना करें ऐसा काम। सही। अच्छा, आपने टूर ऑपरेटर्स के हवाले से बात की, तो यकीनन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स में बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर्स भी होंगे जो कि बेहतरीन सहूलियात फराहम करते होंगे, लेकिन जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी यकीनन मौजूद होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जब ये जहाज कराम हमारे वापस आते हैं, तो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, इनका ज़ाहिर बात है, इनका जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है वो सारा वजारत मजहबी उमूर के साथ ही होता है, तो क्या कोई प्रोसीजर मौजूद है कि इनके खिलाफ शिकायत करके अपनी जो मसाइल है उनका अजाला किया जा सकता है अवाम की तरफ से, जज की तरफ से? नहीं, अजाला बस ये पाकिस्तान है, जैसे हर बात में हम कहते हैं ना कि जी फलां काम हो गया और जी पाकिस्तान है तो कौन पूछता है, तो ऐसा ही मामला है कि टूर ऑपरेटर के लिए थोड़ी सी वो जो उसने पैसे कमाए हैं उसमें से थोड़े आगे देने पड़ जाएंगे। अगर किसी हाजी ने शिकायत कर दी तो उस टूर ऑपरेटर को कहेंगे तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है, ये नहीं कहेंगे कि भाई इस हाजी के आपने इसके साथ आपने ज्यादती की है, इसका अजाला होना चाहिए। उसको प्रेशर डालेंगे कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेन आ गई है, आपके खिलाफ कंप्लेन आ गई है, वो भागा आएगा, सर जी मेहरबानी करो ना जी, सर करें जी, वो साहब को कहे ना जी, तो वो अपना मामला सीधा कर लेगा। हाजी बेचारा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तो वो जाएगा फिर वो मजबूर। अच्छा, कितने चक्कर हाजी लगा सकता है? जब हज से वापस आता है उसके बयानों भाई और आस पड़ोस महल्लेदार गांव वाले रिश्तेदार सारे उसे मिलने के लिए आते हैं, वो बेचारा फारिग ही नहीं होता। 1 माह तक तो वो घर में उसमें दावतें हो रही हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद जब फारिग हुआ है तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि रोज़ मजहबी उमूर की वजारत में बाहर जाके खड़ा रहे कि जी मैंने एप्लीकेशन दी थी क्या बना, मैंने एप्लीकेशन दी थी क्या बना। वो एप्लीकेशन दे आएगा, वो घर आके बैठ जाएगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। वो फिर मजहबी उमूर उसको बुलाएगी टूर ऑपरेटर को कि भाई आज आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, बस अपना मामला वो ठीक कर लेंगे। वो मजहबी उमूर और वो टूर ऑपरेटर मिल के ठीक हो गया मामला, ख़त्म बात। अच्छा, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम चाहते हैं कि आवाम जो है उनको नॉलेज भी मिले, तो मेरा सवाल आपसे अगला ये होगा कि अब एक शख्स है, उसने ये फ़ैसला कर लिया कि वो हज के लिए जाना चाहता है और वो साहिब इस्तिताअत भी है, बिलफ़र्ज़ उसका गवर्नमेंट के कोटे में नहीं आया, उसका नाम कुरानदाजी में नहीं आया, अब वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर की सिलेक्शन करना चाहता है, तो क्या उसको जहन में बातें रखनी चाहिए कोई भी टूर ऑपरेटर सेलेक्ट करते हुए? एक तो अपने इलाके में कोई पढ़ा लिखा बंदा देख ले, जैसे होते हैं कि भाई फलां बंदा 2 दफ़ा हज करके आया, हमारे इलाके में रहता है, उसको साथ लेके जाएं, जाके टूर ऑपरेटर का लाइसेंस देखें कि वाकई उसका लाइसेंस है, उसके पास कोटा हज का है, ये तो पता चल जाता है ना। तो जब वो अपना ब्रोशर देगा उसके ऊपर ऐड होगा कि लाइसेंस सऊदीया गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, लाइसेंस पाकिस्तान मजहबी उमूर से मंजूर शुदा, उस लाइसेंस का नंबर होगा। वो नंबर किसी कोई भी सीनियर आदमी हो उसे चेक करवा लिया जाएगा कि ये नंबर ठीक है जी, ये बंदा ठीक है, इसके पास कोटा है हज का, तो फिर तो ठीक है। बेशुमार जगह पे ऐसा भी हुआ कि लोग कोटा रखने के बावजूद लोगों के करोड़ों रुपये लेकर रफू चक्कर हो गए। अच्छा। चले गए, भागे, मुल्क छोड़ के चले गए, वो बेचारे सारे लोग देखते जा गए। तो यहाँ हमारे मुल्क में तो ऐसा सिलसिला नहीं है कि बाहर से बंदे को पकड़ के लाया जाए या उसके पीछे कुछ जिदाद
जायदाद प्रॉपर्टी है, बस वो गया तो सो गया, बात खत्म होगी, कौन पूछने वाला है यहाँ। यानी हज भी करप्शन ज़्यादा होता है। जी 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 बिल्कुल। हज बेशुमार हाजी ऐसे हमने टूर ऑपरेटर देखे हैं कि लोगों के पैसे इकट्ठे किए, लिए और लेके रफू चक्कर हो गए, बात खत्म हो गई। 2 4 साल 5 साल के बाद फिर आए किसी और इलाके में दफ्तर खोल लिया, लोग बोल बुला गए कि ये बंदा कौन है जी, ये नया टूर ऑपरेटर आया है जी, दफ्तर खोला है जिन्होंने, किसी और शहर में खोल लेगा, वहाँ अपना सिलसिला शुरू कर देगा। बस ऐसी ये तो बातें साथ साथ चलती हैं। ये गवर्नमेंट के काम करने वाले हैं, सरकार के काम करने वाले हैं कि भाई किसी के अगर कोई बंदा भाग जाए तो वो जाए कहाँ, सही वो जाएगा कहाँ। जैसे सऊदी अरब में अगर कोई बंदा गलत करता है तो पुलिस वालों से बचकर, सऊदी गवर्नमेंट से बचकर वो नहीं कहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। हमारे साथ एक वाकया ऐसा हुआ कि हमारे ग्रुप के साथ एक लेडीज थी, लेडीज थोड़ी 2-3, उन्होंने मदीना शरीफ किसी का बैग पड़ा हुआ था एक जगह पे कोने पे, तो उन्होंने वो उठा लिया तो वो ले गई, अपने घर चली गई। वो जाके खोला तो उसमें जेवरात थे, अच्छा पैसे थे, उनकी तो वही तो हो गई। ये बेचारी परेशान हो गई, जिनका वो था वो वॉशरूम गई हुई थी, पीछे वो उठा के ले गए। तो वो ऐसे हुआ कि जैसे उन्होंने कंप्लेन की, उन्होंने सारे कैमरे वॉच किए कि ये वो वॉशरूम के साथ बैग पड़ा हुआ है, ये माई उठा के जा रही है। उन्होंने कपड़े भी देख लिए, फिर वो आगे गई, अगले कैमरे ने उसको किया कैचअप, फिर उसके आगे करते करते उसकी बिल्डिंग तक पहुंच गए। अच्छा। कैमरों के जरिए उसकी बिल्डिंग तक पहुंच गए कि इस बिल्डिंग में ये औरतें, इस रंग का दुपट्टा, इस रंग की जूती ये पहना हुआ पहुंच रही। पहुंचते जाकर उनको पकड़ा। जब उनको बैग बरामद हुआ तो सारा कुछ मिल गया उनको, लेकिन उनको बहुत कड़ी सजा दी गई कि वो जो देखने वाले थे, जो सुनने वाले थे, वो ये कहते हैं कि आज के बाद सऊदी अरब में ऐसा काम नहीं करना। सही। तो ऐसा मामला गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अगर कोई टूर ऑपरेटर किसी के पैसे लेके भागता है तो वो जाएगा कहाँ। उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास हो, उसके लाइसेंस जो आपके पास है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो बंदा कहाँ जा सकता है। बिल्कुल। दुनिया के जिस कोने में जाए ये गवर्नमेंट उसको पकड़ ले कि तुम हमारे मुल्क में लोगों को पैसे लेकर भागे, नहीं छोड़ेंगे हम आपको। सही। उसकी कुछ सिक्योरिटी भी जमा होती है। जी, सिक्योरिटी भी कुछ लगती है मजहबी मोर वाले। मेरा ख्याल है जब मैं था उस वक्त मेरे को 10 लाख रुपया सिक्योरिटी रखते थे, लेकिन 10 लाख रुपया आजकल ना होने के बराबर है। एक हाजी के पैसे हैं। बिल्कुल। तो वो आज के बाद आते हैं तो एक एप्लीकेशन देते हैं, वो पैसे वापस हो जाते हैं। सही। खत्म बात। गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने टूर ऑपरेटर आ रहे हैं उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी जायदाद कहाँ है, उनके सारे पूरी मालूमात होनी चाहिए, ताकि अगर ये भागे तो कहाँ जाए, पीछे इनकी ऐसी प्रॉपर्टी हो ताकि गवर्नमेंट उस पर वो करके लोगों को पैसे वापस करे। सही। अच्छा, जो आजकल एक इशू ज़्यादा सामने आ रहा है और मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, भिखारियों के हवाले से। जी, बेकारी ऐसे है कि जी उन्होंने तो पाकिस्तान को बदनाम, बल्कि बदनाम तरीन करके रख दिया है कि वहाँ उम्रे के वीज़े लगवा के जाते हैं। अच्छा। वहीं गायब हो जाते हैं, वहीं आगे पीछे पहाड़ों में छोटे मोटे को घर वगैरह ले लिए, वहाँ छुप जाते हैं। हज का मौका आता है तो जब हज जैसे ही वो तो फिर वो निकल आते हैं। वहाँ इतनी कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि इतनी दुनिया में देखा जाए कि बेकारी कौन है, किया जाए उनको। तो बस वो बेकारी उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। तो वहाँ सऊदी अरब अगर सख्ती करे, वो अगर वो चाहे तो ये मसला नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके पास तो इतने वसाइल है ना, इतने वसाइल है कि आदमी सोच नहीं सकता। एक आदमी सोचता कि यार मैं वो किसी के 10 रियाल पड़े हुए हैं मैं उठा लूँ, लेकिन उसको ये नहीं अंदाजा कि यहाँ कोई भी नहीं है, जंगल है, दूर दराज बंदा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा मामला किया हुआ है कि वो जैसे उठाएगा उसको फौरन वो देखेंगे किस जगह पे बैठे हुए, वहाँ से वो कर लेंगे कि इसने 10,000 उठाए हुए पड़े हुए थे, किसी के गिरे थे, ये उठा के जेब में डाल के वो जा रहा है, बस में बैठा है, ये गाड़ी में बैठा है, ये गया आगे बिल्डिंग में चला गया, वो पहुँच जाएंगे वहाँ। तो उनके लिए मसला कोई नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि हम हाजी घूम फिर रहे हैं, उन्हीं के बीच वो पैसे मांग रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको बंदे आपके पास इतने हैं, सफाई का ख्याल रखा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई का इंतजाम है। अच्छा। सारा कुछ मामला तो ये भी हो सकता है कि भाई आपने बेकारी पर नजर रखनी है, जिस औरत ने जिस मर्द ने ऐसे हाथ किया बस फौरन उसको पकड़। सही। लोगों को भी बताएं कि यार ये लोग हैं पाकिस्तानी। मैंने फेसबुक पे देखा है कि वो लड़के थे, वो एक बंदा मांग रहा था, उन्होंने फौरन कैमरा निकाला और उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी कि ये जी हमारे पाकिस्तानी है और ये हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, अच्छा खासा आटा कटा और ये पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है। ऐसी नहीं होना चाहिए। तो वो बंदे वहाँ से भाग गए। बिल्कुल। तो इस तरह जब हर बंदे को आगाही हो, हर बंदा मोबाइल निकाल के उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करे, श्रोते को बताए कि जनाब वो बंदे मांग रहे हैं, उनको पकड़ाए, तो हालात बेहतर हो सकते हैं।
लेकिन बस वो हमारा कुछ पट्टी ऐसी है, लोग हैं तो वो तो जाते ही मांगने के लिए हैं। वो उनका अज़म ये होता है कि वहाँ जाके भीख मांगनी है हमने, रियालों में पैसे मिलने हैं। हमारी बदकिस्मती है कि मैंने 10 या ना हज किए, 16 रुपये का रियाल था, 16 रुपये का रियाल था। आज 80 रुपये का रियाल है। 80 रुपये का रियाल लगा लो अंदाज़ा। तो एक रियाल भी अगर किसी बंदे ने दिए तो समझे उसको 80 रुपये मिल गए। एक रियाल तो बहुत कम देते हैं ना लोग। हमारे जैसे जो गए होते हैं पाकिस्तानी, उनके पास एक रियाल होता है, वो देते हैं। तो बकाया जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, 10 दे रहा है, वो तो लाखों, बल्कि ऐसे लोग भी हमने देखे जो 2-2 माह वहाँ रह के करोड़ों रुपया लेकर आए हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने आके बताया कि जी हम वहाँ गए थे, 2 महीने 3 महीने वहाँ रहकर आए हैं। अब तो उन्होंने वीज़ा भी 3 माह का कर दिया उम्रे का। वो उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं, 3 माह वहीं पड़े हुए हैं, तो भीख मांग रहे हैं। तो वो जब पाकिस्तान आते हैं, आके घर बनाते हैं, गाड़ी होती है, वो अच्छा खासा खाते पीते हैं, वो दूसरे पूछते हैं कि भाई क्या किया? अजी उम्र तो गए साहब, 3 महीने बाद लगाए हैं और ये मेरे पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। कोई कहता है 80 लाख इकट्ठा कर लिया, किसी को कहता 90 लाख इकट्ठा कर लिया। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग तो चलो कमज़ोर लोग हैं, 1-1 रियाल 2-2 रियाल दे देते हैं। भारत तो बात लोग हैं जिनकी जेब में ही 100 रियाल से कम नहीं होते, पैसे ही नहीं है। 100 रियाल के वो निकालते बांटते जाते हैं। अरबी लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, खास करके रमज़ान में वो सदका खैरात करते हैं। तो वो घर से जब निकलते हैं, मैंने एक बंदे को देखा, गाड़ी से वो उतरा, उसने ऐसे नोट पकड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने जब साड़ों की जेबों में डाले, तो जैसे हरम में दाखिल हुआ, वहाँ से निकालता जाए, 100 रियाल देता जाए मांगने वालों को, वो तकसीम करता 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 अंदर चला गया। उनके जहन में ये था कि चलो मैं सबील कर रहा हूँ, वो सबील कहते हैं उसे, सदका खैरात, सही, वो कर रहा हूँ। तो वो उनके हरम में दुनिया बेशुमार करती है। जितने हमारे लोग ये हरम की सफाई के लिए वहाँ गए हुए हैं, जितने लोग खादमीन जो हरम के वो गए हुए हैं, वो सब उनको तनख्वाह का पता ही कोई नहीं कि हमारी तनख्वाह कितनी है। एक बंदे से पूछा, कहते हैं यार मुझे याद है पीछे मैंने तनख्वाह ली थी, मेरा ख्याल है 850 रियाल है, 900 रियाल है। अच्छा, मैंने कहा कितना अर्सा हो गया तनख्वाह नहीं ली? कहता मैं तो साल हो गया तनख्वाह नहीं ली, मैं गया ही नहीं उस तरफ। मैं कहा क्यों? कहता महसूस नहीं होता, हमें इतने पैसे मिल जाते हैं कि हमें तनख्वाह का एहसास नहीं होता। सही। तो वहाँ तो बस सब हम खराती हैं, वहाँ खरात बन रही है और हम खा रहे हैं, और मुल्क की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब तो पीछे मैंने देखा अखबार में आया था कि दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर, इसी वजह से कि पाकिस्तानी एक तो चोरी करते पकड़े गए, वहाँ बेशुमार लोग भीख मांग रहे हैं अरबों सालों में। तो सारे अरबों ने फैसला कर दिया कि पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देने। बिल्कुल, ये बड़ा हमारे पास अलमिया बनता जा रहा है, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं। बहुत सीरियस एक इशू है, क्योंकि हमारी मईशत पे इसके बहुत सारे असरात आ रहे हैं जी। और उसके बाद हमारी बदनामी सबसे पहले, सबसे बहुत बड़ी जो मेन चीज़ है वो बदनामी में, कि हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। हिंदुस्तान के लोगों को पसंद किया जा रहा है, बांग्लादेश के लोगों को पसंद किया जा रहा है, बंगालियों को पसंद किया जा रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को पसंद किया जा रहा है। ना पसंद अगर किया जा रहा है तो वो मैं पाकिस्तानी है। अच्छा, इसमें एक और बात भी सामने आ रही है कि लोग जो हज से वापस आते हैं तो ज़्यादातर शिकायत आती हैं रिहाइश की और ट्रांसपोर्टेशन की। इवन के जो गवर्नमेंट टूर ऑपरेटर्स, मतलब जो गवर्नमेंट भी जो उधर तरतीब देती है इनकी रिहाइश के लिए बंदोबस्त जो करती है, उस हवाले से भी मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, उस हवाले से ये बात है कि ये जाते हैं बिल्डिंगें की अपनी कमीशन के लिए। जब कमीशन की बात आती है तो फिर सहूलियात वहाँ नहीं हो सकती। सहूलियात वहाँ होती है जहाँ अपना मार्जिन ना हो, अपनी कमीशन को आदमी छोड़ दे कि यार मुझे नहीं कुछ चाहिए, जितने हाजी आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करना है, आपने उनको अपनी सहूलत देनी है, उनको आपको फैसिलिटेट करना है, तो फिर तो बात ठीक है। तो जब मैं आ जाता हूँ कि भाई इतने 1000 इतने 100 हाजी वहाँ आपकी बिल्डिंग में आ रहे हैं, तो बताओ मुझे क्या दोगे? तो वो तो फिर देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी हमने कमीशन दी हुई है, तो फिर अपनी मन मर्जी करते हैं। फिर वो बिल्डिंग की सहूलत भी वो नहीं होती जो होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी वो नहीं होती जो होनी चाहिए। जो मुअल्लम है जिसने ट्रांसपोर्ट देनी है वो भी डंडी मारता है कि भाई वो हमने कमीशनें दी हुई हैं लोगों को। पाकिस्तान के जो आए थे हमारे पास बिल्डिंगें करने के लिए, हायर करने के लिए, या जो बसें हायर करने के लिए आए थे, उन्होंने उनको हमने कमीशन वगैरह दी है, तो बस वो फिर वो मामला ख़राब हो जाता है। यानी हज सहूलियात जो है ये कमीशन की नज़र हो जाती है। जी, कमीशन की नज़र हो जाती है। हज सहूलियात जितनी भी हैं, जितनी में कि अगर किसी को शिकायत है तो उसका मेन पीछे हेड यही है कि वो कमीशनों उन्होंने दी हैं, इसलिए वो परवाह नहीं करते। अगर उनको कहा जाए कि हम आपकी शिकायत करेंगे, बोलते जाओ जाकर कहाँ शिकायत करोगे? पाकिस्तान हाउस जाओगे, पाकिस्तान हाउस में जाके हमारी शिकायत करोगे, वहाँ जितने बैठे हुए हैं उनको हमने सबको नवाजा हुआ है। अच्छा, क्लियरली कहते हैं? जी 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 बिल्कुल। मैं एक बिल्डिंग में हम ठहरे हुए थे, तो
हमने कहा यार पानी नहीं आ रहा, ये आपके वैसे भी उनको ख़राब था, सही नहीं हो रहा, तो आपने कोई हमारे साथ अच्छा थोड़ी किया, हम आपकी शिकायत करेंगे। वो तो बंगाली से कहने का कहाँ शिकायत करोगे, मैं क्या पाकिस्तान हाउस कहता हूँ, जितने में आपके पाकिस्तान हाउस में बैठे हुए सबको हमने कमीशन दी हुई है। अच्छा, बंगाली नहीं है, बंगाली वो कह रहा था। तो वो क्या करेंगे हमारा, आप आज हैं कल नहीं है, अब जाएंगे तो हो सकता है फिर वो सारी ज़िंदगी ना वापस आ सके, जाए अपना काम करें। इस तरह करके वो जब कमीशन की नज़र होता है मामला तो फिर काम ख़राब होता है, फिर बस भी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी, तो सहूलियात भी आपको नहीं मिलेगी। सहूलियात वो आदमी ले सकता है जो उनके सामने बिल्कुल साफ सुथरा हो, वो कहे कि मैंने आपकी जो डिमांड थी, जो पैसे आपने मांगे मैंने दिए, तो फिर ये मामला क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती है। नज़र रखने वाला कोई नहीं होता, हम बिल्डिंगें ली, हायर कर ली, बस ठीक है चले गए, आपने वो आके पाकिस्तान उसमें लेट गए, पीछे हाजियों के साथ क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं। सही। आप हर साल हज का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जितने भी हज गुजरे हैं आपने जो अटेंड किए हैं, उसमें सबसे बेहतरीन इंतजामात कौन से साल में आपको नज़र आए? बेहतरीन तो मुझे बेहतर क्या थे, बेहतर मुझे कुछ सही नज़र नहीं आए आज तक। जो हर साल जो मजहबी मूर का वजीर है वो चेंज हुआ होता है, सेक्रेटरी मजहबी मूर पहले कौन था आज कोई और है, इस तरह करके जो पहले लोग आते हैं वो कहते हैं जी बस हम तो नज़र हो गई हैं, हमें करप्शन पे निकाल दिया गया, अब ये आ गए ये देखो। वो आते हैं तो वो कहते हैं कि चलो ज़्यादा बेहतर कर देंगे, तो बस कोई नज़र नहीं आ रहा कोई बेहतरी। अच्छा। तब हो सकता है कि एक बंदे को लगाया जाए, उसकी कारकर्दगी देखी जाए, कारकर्दगी साल जब हज खत्म हो तो फिर उसकी कारकर्दगी सारी जब लोग आए वापस वो बताएं कि हम ठीक रहे हैं जी, हमें खाना भी अच्छा मिला है, बिल्डिंग भी अच्छी मिली, ट्रांसपोर्ट भी ठीक मिली, तो फिर तो बात ठीक है। तो अगर वो आगे शिकायत करें तो चलो जी इनको हटा देते हैं, किसी और को ले जाते हैं, तो बस और आएगा वो फिर अपना तजर्बा करेगा, जो नया आएगा वो तजर्बा करता रहेगा, तो हाजी बेचारे वो जलील होते रहेंगे, वो परेशानी होते रहेंगे। बात तो ऐसी होनी चाहिए ना कि एक बंदे को लगाया जाए, एक साल देखा जाए और उसको बताया जाए कि तुमने ये इंतजाम किए हैं कि ये हाजी शिकायत कर रहे हैं, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी भेजेंगे। तो फिर तो वो उससे खौफ हो, डरो। जब किसी बंदे को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, मुझे पूछने वाला कौन है, बहुत हुआ तो मुझे यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, मैं किसी और मिनिस्ट्री में जाके लग जाऊँगा, खत्म बात। लबेलुबाब ये है कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए और इसको सिर्फ पैसे का जरिया नहीं बनाना चाहिए हुकूमत को, इसको सहूलियात देने का फरीज़ा समझ के करना, इसको खिदमत करनी चाहिए कि ये लोग जा रहे हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, ये हम पे फ़र्ज़ है, तो हम अपना फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग जिनको वो लगाया जा रहा है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इन अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने का। तो ये ज़िंदगी में बार बार तो नहीं मिलता, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करके उनकी खिदमत करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हदीस में मौजूद है कि जो उनके मेहमान हैं, जो उनके साथ अच्छा सलूक करेगा, उसका नेमुल बदल अल्लाह के पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मनशियात के हवाले से बहुत कड़े कवानीन है सऊदी अरब के, तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हज पे जाना चाहते हो, किस चीज़ का एहतियात करें? जी बस वो फुल हाजी जितने भी हैं, किसी से जूता ना लें, किसी से बैग ना लें, किसी से कोई तोहफा ना लें कि जी मेरा बच्चा है एयरपोर्ट पे आएगा आपसे ये चीज़ ले लेगा। सही, देखो ना उसने तो आपको मनशियात दे देनी है, वहाँ जाके फंसना आपने है। वहाँ जाके आप कहेंगे उनको जी ये तो वहाँ हाजी ज़हीर बैठा हुआ है पाकिस्तान, उसने मुझे दी है, वो कहते हैं हम नहीं जानते हाजी ज़हीर को, ये तुमसे निकली है चर्च या मनशियात वगैरह, तो चलो आगे। तो वो हज भी गया, सारा कुछ गया, तो जेल भी हो जाएगी। तो वहाँ मनशियात के लिए उन्होंने सजाएं बहुत रखी हुई। अच्छा, छोड़ते नहीं हम, तो ये एहतियात करनी चाहिए, किसी से कोई चीज़ ना ले। जूता खुद खरीदें जाके दुकान से, जूता खुद पहले उसको देखें बिल्कुल ठीक है वो पहनने के लिए ले लें। जो अपना बैग है वो खुद खरीदें, खुद उसमें वो पैकिंग करें, वो लेके जाएं। कोई बंदा कहे जी मेरा बेटा वहाँ ये सिगरेट ले जाओ, ये फलां चीज़ ले जाओ, ये मनशियात में आती है, वहाँ जाके परेशानी होगी, आप भुगतेंगे वहाँ, तो खुद आ रहा इस चीज़ से बचें। किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, खुद अपने कपड़े खुद पैक करें, अपना सामान खुद पैक करें, किसी से कोई चीज़ ना लें, तो आप ठीक रहेंगे। तो बेशुमार हमने वाक़यात ऐसे देखे हैं। अच्छा। कि किसी ने दिया कि जनाब मेरा भाई वहाँ एयरपोर्ट से आएगा तो ये गिफ्ट आपसे ले लेगा, ये आप रखें अपने पास,
तो आदमी को नहीं समझ होती, सादा लोग इंसान होते हैं, वो ले जाते हैं वहाँ, जब पकड़े गए तो पता चला कि उनको साई मौत हो गई। वहाँ वो मंशियात थी, वो बेचना चाह रहे थे, वहाँ पहुँचाना चाह रहे थे। अच्छा। तो इससे बचने के लिए यही तरीका है कि किसी से कोई चीज़ ना लें, तो हर चीज़ अपनी खुद पैक करें, हर चीज़ खुद अपनी देखें। तो वहाँ जाके जब तलाशी होगी तो खुद आके सामने खड़े होकर देखो कि ये मेरा बैग है भाई, ये तौलिया है, ये कपड़े हैं, ये जूते हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल ईजी रहेंगे, सुकून से हज करेंगे। तो वहाँ जाके किसी को कुछ चीज़ निकल आई आपसे तो परेशानी हो जाएगी। सही। अच्छा, ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है सऊदी की तरफ से। ये किया गया है कि कराची में इमिग्रेशन वहीं हो जाती है, कराची में। सऊदीया जाके फिर उन्हें दोबारा इमिग्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। तो सुनने में याद है कि ये जो अमल है इसको दूसरे शहरों तक, लाहौर और पेशावर और इस्लामाबाद तक भी फैलाया जाएगा। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि वो प्रोसेस कराची छोड़ के जहाँ मर्जी ले जाएं, वो जो सऊदीया गवर्नमेंट है ना, वो किसी की तलाशी को, किसी की इमिग्रेशन को, किसी मुल्क की वो नहीं मानते। अच्छा। वो अपनी करते हैं। यहाँ से हम वैक्सीन जो होती है, वो वैक्सीन हम करा के यहाँ से जाते थे कि जी सबको वैक्सीन आज ही को करनी है, जी ठीक है जी। वहाँ जब गए तो उन्होंने भी करनी शुरू कर दी कि यार हम तो कल अपने पाकिस्तानी हाजी कैंप से वैक्सीन करा कर आए हैं। वो कहते ला माफ़ी। अच्छा। हाँ, यहाँ की जो वैक्सीन होगी वो हम काबिल कबूल। तो वो किसी चीज़ को नहीं मानते। ये वैसी बातें हैं कि जी वो सारा इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगी। इमिग्रेशन तब जाके होगी कि वो सऊदीयन आएंगे, सऊदीयन आएंगे, वो एयरपोर्ट पे बैठेंगे, वो इमिग्रेशन करेंगे, वो काबिल कबूल होगी। अगर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं तो वो कभी नहीं मानेंगे कि ये इमिग्रेशन बिल्कुल दुरुस्त हुई है। वो तलाशी भी करेंगे, आपकी वैक्सीन भी करेंगे, सारा कुछ वो करेंगे। ये वैसे दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि जी आपकी इमिग्रेशन यहाँ ही हो जाएगी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। वहाँ वो सब कुछ करेंगे, वहाँ सब कुछ करेंगे, लाइन में लगाएंगे, इमिग्रेशन करेंगे, आपका सामान चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपको वाच करेंगे कि ये बंदा आ रहा है, कोई सही तो नहीं है। सही। यहाँ तक वो वाच करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इमिग्रेशन यहाँ की वो मान ले, बल्कि किसी जगह की। हम तो चलो पाकिस्तान है ना, हिंदुस्तान की नहीं मानते, बांग्लादेश की नहीं मानते, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरी दुनिया की वो इमिग्रेशन नहीं मानते, वो खुद करते हैं। सही जी। अच्छा, हमने अब तक की जो गुफ्तगू की, हमने उसमें मसाइल की निशानदेही की, जो मसाइल दरपेश होते हैं हुजाज को। हुकूमत कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि उठाए और जिससे जो हुजाज हैं उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके? हाजियों की मुश्किलात में कमी ऐसे हो सकती है कि एयरलाइनों को हदायत करें कि भी किराया कम से कम रखें। अगर वर्क वीज़े वाले का किराया 65,000 रुपया है तो हाजियों से यार आप 55,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, क्योंकि वो मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहा है। वो कोई तफरी के लिए नहीं जा रहा, वो कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा, कोई जॉब करने के लिए नहीं जा रहा। अच्छा, वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी जो पॉलिसी आई है, हज पॉलिसी 2024, उसमें सुनने में ये आ रहा है कि 1 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। फ़ी हाजी जो है उसको तकरीबन 15,000 रुपये पाकिस्तानी और $50 बनते हैं। ये उनको एयरलाइंस के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने मुआहदे कर लिए हैं और उसमें कमी होगी किरायों में। तो इस इक़दाम को आप ऐसा समझते हैं? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छी बात है कि पिछले साल कम बेश 12 लाख रुपया था, इस दफ़ा 65,000 रुपया हो गया। कुछ कमी बाकी हुई है ना, इसी तरह मज़ीद कमी हम चाहते हैं, मज़ीद कमी हो। हिंदुस्तान के जो हाजी हैं वो 5 लाख में 4 लाख, 4.5 लाख में 5 में हज करें तो हम 12 लाख में करें। सही। कोई बात तो ऐसी होनी चाहिए कि 50-50 कम से कम। तो वो भी हमारे साथ बने, ये साथ ही बिल्कुल पड़ोस में है। तो उनकी एयरलाइनें ताउन करती हैं, हमारी एयरलाइनें हमारे कपड़े उतारती हैं, क्यों भाई? इस तरह ये हुकूमत को ये काम करने वाले हैं कि एयरलाइनों को हदायत करें कि इनसे किराया कम से कम वसूल किया जाए। जो टूर ऑपरेटर हैं उनको कहा जाए कि भाई हाजी हैं या अल्लाह के मेहमान हैं, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, कम से कम इनको वो किया जाए। अच्छा, सऊदीया गवर्नमेंट भी खाना देती है तो ये कहते हैं जी खाना हम भी दे रहे हैं। अच्छा भाई, सऊदीया गवर्नमेंट भी खाना अपनी तरफ से हाजियों को देने के लिए तैयार है। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, वहाँ वो सऊदीया गवर्नमेंट का काम है कि खाना पहुँचाना, क्योंकि वहाँ चूल्हे नहीं जलने देते। एक आपको याद होगा कि एक अरसा था कि वहाँ खैमे में आग लग गई थी, सेफ्टी चूल्हों की वजह से। सेफ्टी बुनियाद पे वो कहते हैं कि भाई आपने यहाँ कोई चूल्हा नहीं जलाना, कोई आग नहीं जलानी, आपने बस अपना काम करना है, खाना हमने आपको प्रोवाइड करना है। जब सऊदीया गवर्नमेंट खाना दे रही है, सऊदीया गवर्नमेंट सारे इंतजाम कर रही है, तो आप थोड़ी पैसों में कमी वाक़या करें, इनके साथ अच्छा सलूक करें। हज के लोग अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, कि वहाँ जाके परेशान होते फिरें, यार खाना नहीं मिला, यार हमें बिल्डिंग दूर मिली, यार सही नहीं मिली, इसी चक्रों में लगे रहें तो वो इबादत कब करेंगे, तो अल्लाह को कब राज़ी करेंगे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर सुकून दो, रिलैक्स दो, पैसे कम से कम उनके
उनसे वसूल करो ताकि वो जाके अपने आराम से अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। ठीक है। अलहाज चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और आपने आवाम को बहुत सी मालूमात से आगाह किया। आपका भी बड़ा शुक्रिया जनाब, आपने हमसे जो मेरे नॉलेज में थी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, तो जनाब आप अगर तक पहुँचाएँ तो जी ज़रूर जी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। इसी तरह के प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। थैंक यू वेरी मच।